डरावनी रातें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हमारी आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है हरियाणा के संदीप जी ने। संदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब इस कहानी को सुनते हैं संदीप जी की ज़ुबानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम संदीप है और मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। हरियाणा में लगभग सबको स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। सब यहाँ पर अलग अलग खेल को बढ़ावा देते ही रहते हैं और उसे खेलने का शौक़ हर कोई रखता है। ऐसा ही मेरा भी शौक़ था। मैं हमेशा से ही भारत के लिए क्रिकेट खेलना चाहता था, इसलिए क्रिकेट की प्रैक्टिस मैं शुरू से करता आया था। शहर के पास में ही एक ग्राउंड थी जहां पर क्रिकेट के कई सारे मैचेस हुआ करते थे। हमें वहां पर प्रैक्टिस करनी पड़ती थी और प्रैक्टिस करते करते कभी कभी बहुत ज़्यादा रात हो जाया करती थी। वहाँ पर लाइट्स का पूरा प्रबंध था, इसीलिए रात के समय भी हमें वहाँ से डर नहीं लगता था। लेकिन वहाँ से घर को आते वक्त एक चौराहा आता था जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा डर लगता था। उस चौराहे पर गाड़ियाँ ज़्यादा आया या जाया नहीं करती थी, इसीलिए वहाँ पर हमेशा ही सुनसान रहता था। वहाँ पर कई तरह के बोर्ड लगे थे। कहते हैं कि वहाँ पर कई सारी घटनाएं हो चुकी थी, इसीलिए इस सुनसान जगह पर जाने में हमें हमेशा डर लगा करता था। वो बड़ा सा चौराहा जहाँ पर लोगों ने जादू टोना किया होता था। पूरे के पूरे बच्चे वहीं पास से गुजर कर जाते थे और सबको यही निर्देश दिया जाता था कि वहाँ पर किसी चीज़ को हाथ ना लगाएं। इसी तरह इकट्ठा होकर हम वहाँ से निकला करते थे। आसपास में भी काफ़ी घना सा जंगल था और वहाँ पर कोई नहीं रहता था। यहाँ पर गांव भी दूर जाकर था और हमें 3 से 4 किलोमीटर तक चलना पड़ता था। मेरे पास एक साइकिल थी जो ख़राब हो गई थी, क्योंकि उसे पापा भी चलाना चाहते थे। पापा ने ठीक कराकर उस साइकिल को अपने पास रख लिया था और अब चलकर जाने वालों की संख्या कम हो गई थी और मैं भी जो चलकर जाते उनके साथ ही जाता। कई बच्चे अमीर थे जिनके पास बाइक और गाड़ियाँ थी, वो तो इकट्ठे उससे निकल जाते, लेकिन हम 5 से 7 लोग चलकर वहाँ से जाते। अब हमारे बड़े मैचेस आने वाले थे और हमें प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा करनी थी। हम रात के 10 बजे तक वहाँ प्रैक्टिस करते ही रहते और उसके बाद 5 से 7 लड़के उसी चौराहे से होकर गुजरते। अब जब लड़कों की संख्या कम हो गई थी तो हमने देखा उस चौराहे पर एक तरफ एक औरत खड़ी रहती है। उस औरत के हरे रंग के कपड़े होते हैं और वो हमेशा उस चौराहे पर ही मिलती है। वो एक स्ट्रीट लाइट के नीचे पैसे मांग रही होती है, जबकि हम सबको ये पता है कि यहाँ पर लोग कम ही जाते हैं। हम ही चलकर जा रहे होते हैं, इसलिए वो हमें हमेशा ही आवाज़ें लगाती रहती है। लेकिन हम वहाँ से तेज़ी से निकल जाते हैं। हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डर लगता है और हम यहाँ रुकना थोड़ी ना चाहते हैं। हो सकता है ये कोई भूत प्रेत हो, यही सोचकर हम डर कर वहाँ से निकल जाते थे। लेकिन अब बड़े मैचेस शुरू हो गए थे और यहाँ पर आसपास के गांवों और शहरों से टीम्स आई हुई थी। उनके साथ पूरा दिन मैचेस होते और वहीं पर हॉस्टल भी था, वो वहीं पर रह रहे थे। वो हमेशा हमें कहते कि आसपास के शहर में हमें घुमाओ। सारा दिन तो प्रैक्टिस करनी पड़ती और बाहर निकलने के किसी को निर्देश नहीं थे, लेकिन रात के वक्त वो चुपके से हमारे साथ आ जाते और हमारे साथ रहने की कोशिश भी करते। सुबह के वक्त वो कहते कि हमारे साथ ही वो वापस प्रैक्टिस के लिए चले जाएंगे। ये 3 लड़के थे जिनमें एक बहुत ही ज़्यादा अजीब था। वो हमेशा लड़कियों को झांकता रहता और लड़कियों की बातें करता रहता। लेकिन हमारे कोच ने साफ तौर पर कहा था कि अगर किसी को भी किसी लड़की के साथ देखा गया तो वो उसे प्रैक्टिस नहीं करने देंगे और यहाँ से भगा देंगे। हम उस लड़के को अपने साथ आने का भी नहीं देते और हमेशा ही बाकी लड़कों को साथ लेकर जाते। लेकिन एक दिन उसने बाकी लड़कों को हमारे साथ जाते हुए देख लिया और वो हमें धमकाने लगा। उसने कहा कि वो कोच सर को बता देगा कि रात को 10 बजे लड़के यहाँ हॉस्टल से निकलकर इनके साथ इनके घर जाते हैं। हमें अब डर लग रहा था।
उस लड़के को लग रहा था कि हम किसी लड़कियों से मिलने के लिए जाते हैं, इसीलिए उन्हें भी साथ ले जाते हैं। और वो खास तौर पर कह रहा था कि वो आज हमारे साथ ही जाएगा, अगर हम उसे मना करते हैं तो वो कोच को सब कुछ बता देगा। हम भी मान चुके थे कि उसको साथ लेकर ही चलते हैं। वैसे वो लड़का काफ़ी अमीर था, इसलिए उसकी जेब में हमेशा ही पैसे होते और वो कई बच्चों को ऐसे ही फ्री में खाना खिला दिया करता था। इसी कारण उसके दोस्त बहुत थे, लेकिन वो सब उससे डरते थे क्योंकि पैसे के कारण वो सब पर रोब भी बहुत ज़्यादा मारता था। आज रात के 10 बजे वो हमारे साथ आ रहा था। उसे मेरे ही घर में रहना था, तो मैं भी थोड़ा सा डर रहा था कहीं वो कोई ऐसी वैसी हरकत ना कर दे जिसके कारण मम्मी पापा मुझे मारने लग जाएं। यही कारण था कि मैं डर रहा था, लेकिन हमें नहीं पता था कि परेशानी उससे भी पहले ही आ जाएगी। हम जब उस चौराहे से निकल रहे थे तो वो औरत हरे कपड़ों में उसी स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पैसे मांग रही थी। तब हमने देखा वो लड़का अजीब सी हरकतें करने लगा और उसे छेड़ने लगा। वो उसके पास गया और उसको छेड़ने की कोशिश करने लगा और कई तरह के ताने मारने लगा। हमने उसे रोका और पकड़कर हम उसे साथ ले आए, लेकिन वो वहीं पर रुकना चाहता था। हम उससे कह रहे थे कि ये चौराहा बहुत ही अजीब है और यहाँ पर कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन वो ठरकी स्वभाव का था और लड़की देखकर वहीं पर रुकना चाहता था। हम उसे घसीटते हुए वहाँ से ले आए थे। आज वो मेरे ही घर रुका हुआ था और उसने पूरी रात मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की। मेरे दोस्त भी जैसे उसका साथ दे रहे थे, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन वो बातें ही ऐसी करता था। वो एक एक करके सबकी बेइज्जती करता रहा और उसने अब हमारे ग्रुप में भी अपना रौब मारना शुरू कर दिया था। वो कह रहा था कि कल प्रैक्टिस के बाद मैं दोबारा तुम्हारे पास ही आऊँगा, यहाँ पर हम काफ़ी मस्ती करेंगे। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे साथ आए। फिर से पूरा दिन हमने प्रैक्टिस की और ये वक्त रात के 10 बजे का था। मेरे दोस्त पहले ही निकल चुके थे क्योंकि उन्हें कहीं जाना था और मुझे अब उस लड़के के साथ वापस आना था। हम सिर्फ 2 ही थे और मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी। उस चौराहे से निकलते हुए वो कोई ऐसी हरकत ना कर दे जिससे मुझे परेशानी का सामना करना पड़े। वैसे भी कल कोच को जवाब देना है और फाइनल मैच करीब आने वाला है। मैं नहीं चाहता था कि उसके कारण मुझे किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़े। अगर इन मैचेस में मैं अच्छे से परफॉर्म करूंगा तो हो सकता है कि मैं अपनी स्टेट की तरफ से खेलने लग जाऊं और यही तो मौका होता है। लेकिन मुझे उससे डर लग रहा था। वो ज़्यादा सीरियस नहीं था और वैसे भी उसकी पहुंच काफ़ी ऊपर तक थी। अगर उसे कोई परेशानी होती भी तो उसके घर वाले संभाल लेते, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। अगर मुझे टीम से निकाल दिया जाता तो मेरे लिए बड़ी परेशानी हो जाती और शायद पापा मुझे दोबारा क्रिकेट खेलने नहीं देते। यही डर था और हम उस चौराहे से गुजर रहे थे, लेकिन अब वो काफ़ी अजीब सी हरकतें करने लगा। वो उस औरत के पास जाकर उसे छेड़ने की कोशिश कर रहा था और उसे गंदे गंदे इशारे कर रहा था। मुझे अब यहाँ से निकलना था और मैं बार बार उसे आवाज़ें लगा रहा था कि चलो यहाँ से चलो। वो मुझसे तगड़ा था, इसलिए मैं खींच कर भी उसे नहीं ले जा सकता था और वैसे भी मेरी कोई जिम्मेदारी थोड़ी ना थी। मैं चलकर वहाँ से घर की तरफ आने लगा। मैंने उससे कहा कि अगर मेरे घर आना है तो जल्दी से निकलो। अगर पापा ने दरवाज़ा लगा लिया तो अंदर आने का कोई मौका नहीं मिलेगा। तुम्हें वापस चलकर ही हॉस्टल में जाना होगा और दीवार फांद कर उसके अंदर पहुंचना होगा। उसके बाद उसने कहा कि ठीक है, मैं चला जाऊंगा, जहां भी जाना है खुद ही चला जाऊंगा, तू यहां से निकल। इसके बाद मैं घर को आ गया। मैं यही सोच रहा था कि कहीं उसके साथ वहां पर कोई घटना ना हो जाए। इस बात को मेरे दिमाग में घूमते हुए कई घंटे हो गए। आधी रात तक मुझे नींद नहीं आई और मैं सोच रहा था कि वो बाहर आकर बेल बजाएगा और अंदर आने को कहेगा, लेकिन सच में उस रात वो हमारे घर नहीं आया। मैं सोचता रहा कि वो शायद वापस हॉस्टल चला गया होगा, लेकिन अगली सुबह इस बात का पता भी मुझे लग ही गया। हॉस्टल में यही खबर थी कि वो हॉस्टल में नहीं है तो कहाँ गया। सब एक दूसरे से पूछ रहे थे, लेकिन कुछ लड़कों को पता था कि वो हमारे साथ जा रहा था। उन्होंने मेरी तरफ इशारा कर दिया कि वो तो इसके साथ गया है। तो मैंने भी कोच सर को समझा दिया कि मैं तो अपने घर की तरफ गया था, वो मेरे पीछे आ रहा था। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो मेरे पीछे आता गया और उस चौराहे में जाकर वो कहीं चला गया। मैंने अपनी जान बचाई, लेकिन मुझे पता था वो वापस जब हॉस्टल में आएगा तो सब सच बता देगा।
यही डर मुझे अंदर तक खाए जा रहा था। सब उसे ढूंढ रहे थे और वो सब उस चौराहे पर पहुंचे तो वहां पर वो लड़का मिल ही गया। वो चौराहे के उसी स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठा जैसे भीख मांग रहा था। उसका हाथ बिल्कुल ऊपर की तरफ था और हमें देखने के बाद वो हमसे पैसे मांग रहा था। पहले तो हम हंसने लगे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मजाकिया था और वो मजाक करता भी हो सकता है, लेकिन कोच सर की लाल आंखें देखकर हम डर गए थे और उसे भी डरना चाहिए था। वो उसे बाहर तक निकाल सकते थे और ख़ास तौर पर यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की थी, लेकिन वो बहुत ही अजीब सी हरकतें कर रहा था। जब कोच सर ने उसे पकड़ा तो वो पागलों जैसी हरकतें करने लगा और भागकर वहीं जाकर बैठ जाता। उसे वहां से पकड़कर लाने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन वो बार बार भागकर वहीं जाकर बैठ जाता। उसके बाद हमें भी सच बताना ही था। हम डर कर कोच सर को सच बताने लगे। उसके बाद कोच सर भी घबरा गए। कोच सर ने कहा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था यहाँ पर रुकना नहीं है और भीड़ में जाया करो, यहाँ पर अकेले मत निकला करो। यहाँ पर काफ़ी साल पहले से ही कई घटनाएं होती आई हैं। ये कोई एक्सीडेंट का केस नहीं होता। यहाँ पर चुड़ैल रहती है जो कहते हैं लोगों को नज़र आती है और कई लोगों पर हमला भी कर देती है। मैंने तुमसे कहा था यहाँ से भीड़ बनाकर निकला करो, अगर दूसरे रास्ते से चले जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन तुम फिर भी यहाँ से आते हो। हम बहुत ज़्यादा डर चुके थे क्योंकि कोच सर बहुत गुस्से में थे। उस लड़के का इलाज कई दिनों तक चला, लेकिन उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं हो पाया। उसके शरीर पर कई खरोंच के निशान थे और उसके सर पर भी काफ़ी मारा गया था, लेकिन चोट इतनी गहरी नहीं थी कि वो पागल हो जाता। डॉक्टर्स कभी समझ नहीं पाए आखिर उसे हुआ क्या और उसका दिमागी संतुलन कैसे बिगड़ गया। उसे दोबारा हमारे शहर में आने का मौका कभी नहीं मिला और कई महीनों बाद मुझे पता लगा कि उसकी सेहत बिल्कुल ठीक हो चुकी है। लेकिन अब भी हम रात के वक्त जब उस चौराहे से गुजरते हैं, हमें दूर हरे कपड़ों में वही औरत नज़र आती है। हमें नहीं पता उस रात क्या हुआ, लेकिन हमें इतना पता है कि अगर हम वहाँ पर रुके तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है।